सो हाय एवरीवन, दिस इज नंदिनी और आज हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉर्ट एरेज ऑफ जीरोस वंस एंड टूज। तो एक बार अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें हमें एक नम्स नाम का एरे दे रखा है जिसमें हमें एन ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और वो रेड, व्हाइट और ब्लू कलर के, और हमें उन्हें इन प्लेस सॉर्ट करना है। ठीक है, पहले एक बार समझ लेते हैं कि इन प्लेस का क्या मतलब है। इन प्लेस का मतलब होता है कि हमारे पास एक एरे है और हमें जो भी सॉर्टिंग करनी है या फिर हमें जो भी आंसर रिटर्न करना है वो हमें एक ही एरे के अंदर रिटर्न करना है। हम इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज करके दूसरा एरे नहीं बना सकते, हम उसे यूज नहीं कर सकते। इन प्लेस का मतलब ये होता है। और इसमें नेक्स्ट चीज बोली गई है कि हमने 0, 1 और 2 को रिप्रेजेंट करा है एज रेड, व्हाइट और ब्लू। तो मतलब 0 का मतलब है रेड, 1 को व्हाइट से रिप्रेजेंट किया है और 2 को ब्लू से रिप्रेजेंट किया है। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि हम लाइब्रेरी सॉर्ट फंक्शन का यूज नहीं कर सकते। तो ये लाइब्रेरी सॉर्ट फंक्शन होता क्या है, क्वेश्चन ये है। देखो, लाइब्रेरी सॉर्ट फंक्शन का मतलब होता है इनबिल्ट फंक्शन। हम जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, सी प्लस प्लस हुआ, पाइथन हुआ या फिर जावा हुई हमारे पास, तो हर एक लैंग्वेज के अपने कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। जैसे जावा के अंदर होता है हमारा एरेज डॉट सॉर्ट, और जिस भी एरे को हमें सॉर्ट करना है उसे अंदर लिख देंगे। ये हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसे हम लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये जावा को सॉर्ट करने का इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन है और हमें इसे यूज नहीं करना। ये हमें साफ साफ बोल दिया गया, क्योंकि अगर हम इसे यूज कर लेंगे तो हमारे जो तीनों इंटीजर है वो एक बार में सॉर्ट हो जाएंगे और हमें वो नहीं चाहिए। हमें इसमें दूसरे मेथड यूज करते हुए इसे सॉल्व करना है और हमें इसे इन प्लेस ही सॉल्व करना है, यानी कि हमें एक ही एरे का यूज करना है, हम दूसरा एरे यूज नहीं कर सकते। एक बार इससे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें हमें नम्स नाम का एरे दे रखा है और इसमें हमें कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो इसमें हम अपने एलिमेंट्स को सॉर्टेड फॉर्म में अरेंज कर देंगे, जिसमें हमारा जो 0 है वो स्टार्टिंग में आ रहेगा, 1 हमारे बाद में आ रहे होंगे और 2 सबसे लास्ट में आ जाएगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें भी हमें अनसॉर्टेड फॉर्म में कुछ एरे दे रखे हैं और सॉर्ट करने पर वो 0, 1, 2 अपने एक सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी थिंकिंग समझते हैं। और हमें पता है कि इसमें हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं जिसके ऊपर हमें वर्क करना है, और हमें क्या करना है, इन तीनों इंटीजर्स को सॉर्ट करके अरेंज करना है। सबसे पहले थिंकिंग ये आ सकती है कि अगर हम इन 3 इंटीजर्स के लिए 3 काउंट वेरिएबल ले लें तो हमारे पास इसे सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो एलिमेंट्स जिन्हें हमें सॉर्ट करना है वो 0, 1 और 2। अगर मैं 0 के लिए काउंट वेरिएबल ले लूँ काउंट 0 नाम से, 1 के लिए ले लूँ काउंट 1 नाम से और 2 के लिए ले लूँ काउंट 2 नाम से। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लूप चला लूँ, उसके अंदर एक फॉर लूप चला लूँ, ठीक है, जिससे मैं अपने एरे के हर एक एलिमेंट पे ट्रेवर्स कर पाऊंगी और ट्रेवर्स करके अपने सारे एलिमेंट्स को चेक कर पाऊंगी। और जिस भी पॉइंट पे मुझे 0 मिलेगा तब मैं अपने काउंट 0 की वैल्यू इंक्रीज कर दूंगी। जिस भी पॉइंट पे मुझे 1 मिलेगा तब मैं अपने काउंट 1 की वैल्यू इंक्रीज कर दूंगी, और जहाँ पे भी मुझे 2 मिलेगा तो तब मैं अपने काउंट 2 की वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगी। तो सबसे पहले जो थिंकिंग मेरे दिमाग में आई है इस क्वेश्चन को लेके वो ये आई है कि मेरे पास 3 इंटीजर्स दे रखे थे और इन तीनों इंटीजर्स के थ्रू मैंने अपने 3 काउंट वेरिएबल्स लिए जिससे मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाई। अब एक बार इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच को देखते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी काउंटिंग सॉर्ट अप्रोच का यूज कर रहे हैं। काउंटिंग फेज का मतलब है कि 3 काउंट वेरिएबल डिफाइन करें हैं, क्योंकि हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं और उन 3 काउंट वेरिएबल्स को हम अपने एलिमेंट की वैल्यूज के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। ओवरराइड फेज समझते हैं। जैसे हमें पता है कि काउंट 0, काउंट 1 और काउंट 2 है, ये तीनों के तीनों हमारे एन के इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने एरे को कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि जो हमारा एरे है उसे हम 0 से स्टार्ट करते हैं और एन तक लेके जाते हैं। तो उसमें इनिशियल वाले जो एलिमेंट्स हैं हम उन्हें काउंट 0 से डिफाइन कर सकते हैं, मिड वाले एलिमेंट को काउंट 1 बोल सकते हैं और लास्ट वाले एलिमेंट को काउंट 2 से डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमें कुछ ऐसा एरे चाहिए कि स्टार्टिंग के सारे एलिमेंट हमारे 0 होने चाहिए, मिड के सारे एलिमेंट हमारे 1 होने चाहिए और लास्ट के सारे एलिमेंट हमारे 2 होने चाहिए। और हमारे पास यहाँ 3 टाइप के वेरिएबल्स हैं, काउंट 0, काउंट 1 और काउंट 2। हमें पता है कि इन तीनों की वैल्यू ऐड करने पे एन के इक्वल आएगी और हम इन तीनों को कहीं पे भी अरेंज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने काउंट 0 को सबसे लास्ट में भी लिख सकती थी। मैं ऐसे भी अरेंज कर सकती थी, जो मेरा काउंट 0 वो लास्ट में आ जाए, काउंट 2 मेरा स्टार्टिंग में आ रहा है, काउंट 1 मेरा मिड में आ रहा है। इससे जो है स्टार्टिंग के एलिमेंट्स मेरे 2 वाले हो जाते, लास्ट वाले एलिमेंट मेरे 0 वाले हो जाते। पर मुझे इस तरह का एरे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो एरे चाहिए उसमें स्टार्टिंग में मुझे 0 चाहिए, जो मिड वाले एलिमेंट है वो सारे 1 होने चाहिए और लास्ट वाले एलिमेंट मेरे 2 होने चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो ये तीनों काउंट वेरिएबल है ना, हम इनका ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं, हम इन्हें कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, जो मुझे अपना ऑर्डर चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग अरेंज करूंगी। स्टार्टिंग में काउंट 0 को डाल देंगे, मिड में काउंट 1 को डाल देंगे और लास्ट में अपने काउंट 2 को डाल रहे हूँ। इस तरीके से जब हम अपने एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो हम अपने एग्जैक्ट रिजल्ट को रिटर्न कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने काउंटिंग फेज में जाएंगे, जिसमें हम अपने काउंट वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इन वैल्यूज को ओवरराइट करेंगे। तो एक बार इसका ड्राई रन देखते हैं, जिसमें मैं पहले काउंटिंग करके दिखा रही हूँ और फिर मैं ओवरराइट करके दिखा रही हूँ। फिर इसका कोड देखेंगे और फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ड्राई रन में हम अपने तीनों काउंट वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करेंगे और जब हम अपने एलिमेंट्स में मूव करना स्टार्ट करेंगे
तो अपने एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट पे प्रेजेंट वैल्यू है 2, तो काउंट 2 की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है 0, तो काउंट 0 की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट फिर से 2 है, तो फिर हम अपने काउंट 2 की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है 1, तो 1 की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। अब नेक्स्ट एलिमेंट फिर से 1 है, तो काउंट 1 की वैल्यू को फिर से इंक्रीज कर देंगे। अब नेक्स्ट एलिमेंट है 0, तो काउंट 0 की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे। तो जो फाइनल वैल्यू आएंगी वो कुछ इस तरह की आएंगी। तो हम ओवरराइट वाली कंडीशन देख लेते हैं। हम अपने आई नाम के वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे जो 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा और काउंट 0-1 वाले इंडेक्स तक जा रहा होगा। एरे ऑफ आई पे जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनकी वैल्यू में 0 डाल देंगे। इसे कहते हैं ओवरराइट करना। हमारे जितने भी एलिमेंट है उनकी प्लेस पे वैल्यू असाइन कर देंगे 0। तो जो नेक्स्ट लूप स्टार्ट करेंगे वो काउंट 0 से स्टार्ट करेंगे। जो काउंट 0 प्लस काउंट 1-1 वाले इंडेक्स तक जा रहा होगा और वहां हमें जितने भी एलिमेंट मिलेंगे उनकी वैल्यू को ओवरराइट करके लिख देंगे 1। फिर जो हमारा नेक्स्ट लूप है वो काउंट 0 प्लस काउंट 1 से स्टार्ट हो रहा होगा और n-1 वाले इंडेक्स तक जा रहा होगा और वहां जितने भी एलिमेंट हमें मिलेंगे उन एलिमेंट्स की वैल्यू को ओवरराइट करके लिख देंगे 2। तो जो हमारा फाइनल एरे आएगा वो हमें सॉर्टेड फॉर्म में मिलेगा जिसमें वैल्यूज कुछ इस तरीके से अरेंज होंगी। तो बेसिकली हमारा आंसर एरे हमें वो मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं विजुअलाइज करके बता देती हूँ कि मैं किस तरह के एरे की बात कर रही हूँ। देखो मेरा एरे 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, वो n-1 वाले इंडेक्स से जा रहा है। तो अगर मेरा कोई इंडेक्स काउंट 0 है तो उससे जो पहले वाला इंडेक्स होगा वो होगा काउंट 0-1। तो मान लेते हैं कि मेरा ये वाला इंडेक्स काउंट 1 है, तो जो इससे पहले वाला एलिमेंट होगा वो किस इंडेक्स से प्रेजेंट होगा, उसका इंडेक्स होगा काउंट 0 प्लस काउंट 1-1, वो इस वाले इंडेक्स से प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उसे ड्राई रन से समझते हैं। तो जैसे मेरे पास ये वाला एरे है, इसमें इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू और वो काउंट 0-1 तक जा रही है। काउंट 0 की वैल्यू है 2-1 मतलब फर्स्ट इंडेक्स तक। तो जो 0 और फर्स्ट इंडेक्स है इस पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगी 0। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ ओवरराइट कर रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ अपने नेक्स्ट इटरेशन की जो काउंट 0 से स्टार्ट हो रही है। काउंट 0 कहाँ पर है, सेकंड वाले इंडेक्स। काउंट 0 प्लस काउंट 1-1 वाले इंडेक्स तक जा रही है। काउंट 0 की वैल्यू है 2, काउंट 1 की वैल्यू है 2-1 मतलब ये हमारे थर्ड इंडेक्स तक जा रही है। तो हम 2 और 3 वाले इंडेक्स में वैल्यू पुट कर देंगे 1। और नेक्स्ट इटरेशन हमारी काउंट 0 प्लस काउंट 1 से स्टार्ट हो रही है, मतलब हमारे इंडेक्स 4 से, और ये जा रही है हमारे n-1 वाले इंडेक्स तक। n की वैल्यू क्या है, 6-1 इक्वल्स टू 5। तो हम अपने 4 और 5 वाले इंडेक्स में वैल्यू पुट कर देंगे 2 और हमें अपना फाइनल आंसर वाला एरे मिल जाएगा। एक बार इसका कोड देखते हैं, फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमें यहाँ पर 3 इंटीजर्स दे रखे हैं, तो इन 3 इंटीजर्स के लिए हम यहाँ 3 काउंट वेरिएबल्स ले लेंगे अपने। उसके बाद हमने एरे के लेंथ को n से डिफाइन करा है और एक लूप चलाया जिससे हम अपने एरे के सारे एलिमेंट पे ट्रेवर्स कर रहे होंगे। अगर हमें किसी भी एलिमेंट की वैल्यू 0 मिलती है तो हम अपने काउंट 0 वाले वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे होंगे। अगर कहीं पे भी वैल्यू हमारी 1 के इक्वल मिलती है हमें, तो हम अपने काउंट 1 वाले वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे होंगे, नहीं तो हम अपने काउंट 2 वाले वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे होंगे। अब देखते हैं कि हम ओवरराइड कैसे कर रहे हैं एलिमेंट्स को। इसमें हम 0th इंडेक्स से स्टार्ट करके काउंट 0-1 वाले इंडेक्स तक जा रहे होंगे, क्योंकि हमने यहाँ जो कंडीशन लिखी है वो लिखी है आई इज लेस देन काउंट 0, मतलब हमारा काउंट 0 आते आते वैल्यू स्टॉप हो जाएगी। तो हम कहाँ तक ट्रेवर्स कर पाएंगे, काउंट 0-1 वाले इंडेक्स तक ट्रेवर्स कर पाएंगे। तो वहां जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी वैल्यू को हम 0 से असाइन कर देंगे। फिर हम अपना नेक्स्ट लूप चला रहे होंगे जो हमारा काउंट 0 से स्टार्ट होगा और ये काउंट 0 प्लस काउंट 1 तक जाएगा और ये तब तक चलेगा जब तक हमारी ith इंडेक्स की वैल्यू काउंट 0 प्लस काउंट 1 से छोटी है, और हम वहां पर अपने सारे एलिमेंट्स की वैल्यू को 1 से असाइन कर देंगे। और नेक्स्ट लूप हमारा काउंट 0 प्लस काउंट 1 से स्टार्ट हो रहा है और वो तब तक चलेगा जब तक हमारा आई nth इंडेक्स से छोटा है, मतलब n-1 वाले इंडेक्स तक जा रहे हो, और वहां जितने भी एलिमेंट है उनकी वैल्यू को 2 से असाइन कर देंगे। ठीक है, एक बार इस वाले कोड को चला के देखते हैं। तो हमारे यहाँ दोनों केस एक्सेप्ट हो गए। एक बार इसे सबमिट करते हैं। तो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। इसमें हम एक लूप चला रहे हैं जो हमारे एरे के सारे एलिमेंट पे ट्रेवर्स कर रहा है। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वीगो ऑफ एन हो जाएगी और फिर हम ओवरराइड कर रहे हैं। तो ओवरराइड करने के लिए हम यहाँ 3 लूप चला रहे हैं और इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी वीगो ऑफ एन होगी। अब इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वीगो ऑफ एन इसलिए होगी क्योंकि हम यहाँ पर अपने जो लूप चला रहे हैं वो काउंट पे चला रहे हैं और तीनों काउंट वेरिएबल को ऐड करने पे वैल्यू एन के इक्वल है। तो इसीलिए इन तीनों लूप को चलाने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी वीगो ऑफ एन आएगी। क्योंकि ये नेस्टेड लूप नहीं है तो ये प्लस हो जाएंगे, तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आएगी वीगो ऑफ 2n।
और यहाँ हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बी को ऑफ 1 रहेगी। वैसे तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, पर इसमें हम 2 इटरेशन का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसकी ऑप्टिमल अप्रोच को देखेंगे, जिसमें हम सिर्फ एक ही इटरेशन का यूज करते हुए अपने एरे का सॉल्यूशन देख रहे हो। तो अब बात करते हैं इसके ऑप्टिमल अप्रोच की। इसमें हम एक नई एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं, तो इसे हम डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व कर रहे होंगे। इसमें हम 3 पॉइंटर्स लेंगे अपने, जो लो, मीडियम और हाई नाम के होंगे। ये एल्गोरिथम कहती है कि 0 से लो -1 तक के जितने एलिमेंट हैं उन्हें हम 0 कंसिडर करेंगे। लो से हाई -1 तक के जितने एलिमेंट हैं उन्हें हम 1 कंसिडर कर रहे होंगे, और हाई से n-1 तक जितने एलिमेंट हैं उन्हें हम 2 कंसिडर कर रहे होंगे। इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से कि 0 से लेके लो -1 तक जितने एलिमेंट हैं हम उन्हें 0 कंसिडर करेंगे। लो से मिड -1 तक, मिड तक नहीं, मिड -1 तक जितने एलिमेंट है उन्हें 1 कंसिडर कर रहे होंगे। मिड से लेके हाई तक के बीच में जितने एलिमेंट है वो कुछ भी हो सकते हैं, वो अनसॉर्टेड पार्ट है। और जो हाई +1 से लेके n-1 तक के एलिमेंट होंगे उन्हें हम 2 कंसिडर कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं ये वाला पार्ट भी हमारा सॉर्टेड है और ये वाला पार्ट भी हमारा सॉर्टेड है। जो पार्ट अनसॉर्टेड है, जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, वो है मिड से लेके हाई तक का पार्ट। मिड से हाई तक का जो भी पार्ट है उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है कि उसमें किस तरह के एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम इसे अनसॉर्टेड कंसिडर करेंगे। अब एक बार इसके कुछ की पॉइंट समझते हैं, फिर इसको ड्राई रन के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हमारा 0 से लो तक का जो पार्ट है वो भी सॉर्टेड है, और लो से मिड -1 तक का भी पार्ट सॉर्टेड है, और हाई +1 से n-1 तक का भी पार्ट सॉर्टेड है। तो जो अनसॉर्टेड पार्ट है वो है हमारा मिड से हाई तक का। इसमें 0 1 2 0 2 1 किसी भी तरह के कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। तो बेसिकली सिर्फ हमारे पास ये वाला पार्ट ऐसा है जो अनसॉर्टेड है। अगर हम इसे भी सॉर्ट कर देते हैं तो हमारे पास पूरा एरे सॉर्ट होके आ जाएगा। अब जो भी हमें एरे दिया होगा हम उसे मिड से लेके हाई तक के एलिमेंट्स वाला एरे कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें यहाँ पर एक अपना एरे दे रखा है जिसे हमें सॉर्ट करना है, और इनिशियली हम इस एरे को अनसॉर्टेड पार्ट कंसीडर करेंगे, तो इसके फर्स्ट एलिमेंट को मिड कंसीडर करेंगे और लास्ट एलिमेंट को हाई कंसीडर कर रहे हो। अब देखते हैं कि हमने लो से क्यों रखा है। हम इसमें अपने 3 पॉइंटर यूज कर रहे हैं, और हमें पता है कि मिड से लेके हाई तक का जो पार्ट है वो अनसॉर्टेड है। इसमें हम अपने ऑलरेडी 2 पॉइंटर्स का यूज कर चुके हैं, जो है हमारा मिड और हाई। अब बचता है हमारे पास लो पॉइंटर। इसमें हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं जिन्हें हमें सॉर्ट करना है, और इसमें हम 3 पॉइंटर्स का यूज कर रहे हैं। अब हमें एक चीज पता है कि जो हमारा मिड से पहले वाला पार्ट है वो सॉर्टेड है, वो पूरी तरीके से सॉर्टेड है। तो हम यहाँ पर अपने फर्स्ट एलिमेंट को लो पॉइंटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें ये चीज समझ में आ चुकी है कि हम अपने फर्स्ट एलिमेंट को लो और मिड दोनों पॉइंटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लास्ट वाले एलिमेंट को अपने हाई पॉइंटर से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब समझते हैं कि हम इसमें सॉर्टिंग किस तरीके से कर रहे होंगे। अब हमें पता है कि जो हमारे पास अनसॉर्टेड पार्ट है वो मिड से लेके हाई तक का है। लेट सपोज कि हमारे पास मिड पे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू 0 आती है, तो हमारा ये वाला पार्ट तो सॉर्टेड है, पर इसके आगे हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो इसको अनसॉर्टेड बना रहा है। अगर मैं अपने इस मिड वाले एलिमेंट को इस लो वाले एलिमेंट के साथ चेंज कर दूं तो क्या मेरे पास सॉर्टेड पार्ट आ जाएगा? जो यहाँ 0 है, यहाँ से 0 हट के 1 आ जाएगा, और इस 1 की जगह 0 आ जाएगा। मेरा जो लो है वो नेक्स्ट एलिमेंट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो मेरे पास अनसॉर्टेड पार्ट बचेगा वो बचेगा मेरा मिड +1 से हाई तक का, क्योंकि मेरे पास बस यही वाले एलिमेंट्स होंगे जो अनसॉर्टेड है। बाकी उससे पहले मेरे सारे एलिमेंट सॉर्ट हो चुके होंगे। मुझे कुछ इस तरीके से एलिमेंट मिल रहे होंगे, 0 0 0 1 1 1। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला कुछ फाइनल एरे आ रहा होगा। तो जब भी मेरे मिड पे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू होगी 0, तब मैं अपने एरे ऑफ मिड को एरे ऑफ लो से स्वैप कर दूंगी, और स्वैप करने के बाद अपने लो पॉइंटर को भी इंक्रीज कर दूंगी और अपने मिड पॉइंटर को भी इंक्रीज कर दूंगी। तो मेरे पास जो अनसॉर्टेड पार्ट बचेगा जिसे मुझे सॉल्व करना है वो बचेगा मिड +1 से लेकर हाई तक। तो ये कंडीशन मेरे 0 वाले एलिमेंट के लिए है। अगर मेरे मिड पे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू आती है 1, तो मेरे पास तो एरे ऑलरेडी सॉर्टेड ही है, क्योंकि उससे पहले जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो भी सारे 1 है। तो ये टोटल एक सॉर्टेड पार्ट हो जाएगा। तो इसमें मुझे कुछ भी स्वैप करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ अपने मिड को प्लस प्लस कर दूंगी और मुझे कोई चेंजेस नहीं करने। पर अगर मिड पे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू हो जाती है 2, तब मुझे किसके साथ चेंज करना होगा? अब मुझे पता है कि हाई +1 से लेके n-1 तक जितने भी एलिमेंट है उन्हें इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम 2 कंसीडर करते हैं। तो अगर मैं अपने मिड को हाई के साथ स्वैप कर दूं तो जो मेरा 2 है ये यहाँ से हट जाएगा और ये 2 वाली जगह पर पहुंच जाएगा। तो बाकी स्टार्टिंग के एलिमेंट तो मेरे सॉर्टेड है ही, और जब यहाँ से 2 हट के हाई +1 वाली पोजीशन में पहुंच जाएगा, उसके बाद फिर मैं अपने हाई को कर दूंगी माइनस माइनस। तो जब भी मेरे मिड पे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू 2 होगी, तब मैं अपने मिड को हाई के साथ स्वैप कर दूंगी और अपने हाई को कर दूंगी माइनस माइनस।
अब ये जो 3 कंडीशन है, इसके थ्रू मेरा एरे किस तरीके से सॉर्ट होगा उसको हम देखेंगे ड्राई रन से। ये ड्राई रन के साथ हमें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हम इसे किस तरीके से सॉर्ट कर रहे होंगे। तो मैं ड्राई रन में ARR को A से कंसीडर करूंगी कि मैं सिर्फ अपने एरे को A से लिखूंगी। जो मेरा हाई है उसके प्लेस पे सिर्फ H लिखूंगी, मिड के प्लेस पे सिर्फ M लिखूंगी और लो के प्लेस पे सिर्फ L लिखूंगी। इससे ड्राई रन थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, मतलब मुझे पूरे पूरे वर्ड्स नहीं लिखने पड़ेंगे। तो जो एरे ऑफ मिड पे प्रेजेंट एलिमेंट है वो है 2। सबसे इंपॉर्टेंट मेरा एरे ऑफ मिड होता है कि उस पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो एरे ऑफ मिड पे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है 2। अब मैं स्वैप करूंगी अपने मिड को और अपने हाई को, और उसके बाद फिर मैं अपने H को माइनस माइनस कर दूंगी। तो जो मेरा हाई है एक इंडेक्स पीछे शिफ्ट हो जाएगा और इनकी वैल्यू आपस में चेंज हो जाएगी। 2 की जगह 0 आ जाएगा और 0 की जगह 2 आ जाएगा। तो सेकंड इटरेशन में मेरे पास फाइनल एरे कुछ इस तरीके का आएगा। इसमें मेरा हाई एक इंडेक्स पीछे शिफ्ट हो जाएगा और मिड और लो अभी भी उसी वाले इंडेक्स पे रहेंगे। और अब मेरे एरे ऑफ मिड की वैल्यू है 0। तो जब मेरे पास एरे ऑफ मिड की वैल्यू 0 है तो अब मैं स्वैप करूंगी अपने लो को और मिड को। फिर मैं अपने लो को भी इंक्रीज कर दूंगी और मैं अपने मिड वाले पॉइंटर को भी इंक्रीज कर रही हूँ। जब हमारे लो और मिड दोनों पॉइंटर से प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू सेम है तो हमारे एलिमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 का 0 रहेगा, लेकिन जो लो पॉइंटर है और मिड पॉइंटर है ये दोनों शिफ्ट होकर नेक्स्ट इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे। बाकी एलिमेंट्स हमारे सारे सेम रहेंगे। और फिर से हमारे एरे ऑफ मिड की वैल्यू 0 के इक्वल है तो फिर से हम स्वैप कर देंगे अपने लो को और मिड को, फिर से लो को इंक्रीज कर देंगे और मिड को भी इंक्रीज कर देंगे। तो फोर्थ इटरेशन में हमारे पास कुछ इस तरह का एरे आ रहा होगा, बस इसमें हमारा लो और मिड ये दोनों पॉइंटर एक एक इंडेक्स से शिफ्ट हो गए हैं। अब एरे ऑफ मिड की वैल्यू है 2, तो हम अपने मिड वाले एलिमेंट को अपने हाई वाले एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे और हाई पॉइंटर को कर देंगे माइनस माइनस। तो 2 के प्लेस पे 1 आ जाएगा और 1 के प्लेस पे 2 आ जाएगा। तो जो हमारे पास नेक्स्ट इटरेशन आएगी उसमें हमारे पास फाइनल एरे कुछ इस तरह का आ रहा होगा और हमारा ये एरे पूरी तरीके से सॉर्ट हो चुका है। तो एक बार इसे समराइज करते हैं और समझते हैं कि हमने अब तक क्या क्या चीजें करी हैं। तो डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 3 पॉइंटर्स का यूज किया है। इसमें 0 से लेके लो -1 तक का जो भी पार्ट है उसे हम एक्सट्रीम लेफ्ट कंसीडर करेंगे और उसमें प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू को 0 कंसीडर करेंगे। उसके बाद लो से लेके मिड -1 तक का जो भी पार्ट है उसे प्रेजेंट एलिमेंट को हम 1 कंसीडर कर रहे होंगे और हाई से लेके n-1 तक का जो भी पार्ट है उसे हम एक्सट्रीम राइट कंसीडर कर रहे होंगे और उससे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू को 2 कंसीडर कर रहे होंगे। इन सब चीजों को हमने यहाँ विजुलाइज करते हुए देखा था और हमें समझ में आया था कि जो मिड से लेके हाई तक का पार्ट है वो अनसॉर्टेड पार्ट है, और अगर हम इस अनसॉर्टेड पार्ट को सॉर्ट कर लेते तो हमारे पास फाइनली सॉर्टेड एरे हमें मिल रहा होगा। और इसमें हमने देखा था कि अगर कहीं पे भी हमारे पास एरे ऑफ मिड की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो इसमें हम अपने लो पॉइंटर पे प्रेजेंट एलिमेंट को मिड पॉइंटर पे प्रेजेंट एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे, फिर अपने मिड और लो को इंक्रीज कर रहे होंगे। अगर हमारे पास मिड पॉइंटर पे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू 1 आती है तो हम अपने मिड पॉइंटर को इंक्रीज कर देंगे। पर अगर हमारे पास कहीं पे भी मिड पॉइंटर पे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू 2 के इक्वल आती है तो हम अपने मिड पॉइंटर पे प्रेजेंट एलिमेंट को हाई पॉइंटर पे प्रेजेंट एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे और अपने हाई पॉइंटर को इंक्रीज कर रहे हो। इसको हमने ड्राई रन से समझा था और जिसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास हमारा फाइनली सॉर्टेड एरे आ गया था। अब इसका कोड देखते हैं और फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने एरे की लेंथ को n से डिफाइन करा है और इसमें हमने यहाँ पे अपने 3 पॉइंटर्स लिए हैं। हम इसे तब तक रन कर रहे होंगे जब तक हमारा मिड वाला पॉइंटर हाई वाले पॉइंटर से छोटा होगा। अगर हमें मिड पॉइंटर पे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू 0 के इक्वल मिलती है तो हम अपने लो को मिड के साथ स्वैप कर देंगे और उसके बाद अपने लो पॉइंटर और मिड पॉइंटर को इंक्रीज कर रहे होंगे। पर अगर हमारे मिड पॉइंटर पे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू 1 के इक्वल है तो हम अपने मिड को इंक्रीज कर रहे होंगे। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपने मिड और हाई को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि तब हमारे पॉइंटर पे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू 2 के इक्वल होगी और हम उसके बाद अपने हाई पॉइंटर को डिक्रीज कर रहे होंगे। और ये हमारा स्वैप वाला फंक्शन है। अब एक बार इस वाले प्रोग्राम को सबमिट करके देखते हैं। तो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। अब इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। हमें पता है कि जो हमारे पास अनसॉर्टेड पार्ट है वो मिड से लेके हाई तक का है और उसमें हमारे पास n एलिमेंट प्रेजेंट है और हम जो लूप चला रहे हैं वो तब तक चला रहे हैं जब तक हमारा मिड पॉइंटर हाई पॉइंटर से छोटा है या फिर उसके इक्वल है। और अगर वर्स्ट केस में हमारे पास सारे एलिमेंट्स यूनिक है और उसमें हमें सारे एलिमेंट्स के लिए सॉर्ट करना भी पड़ रहा है तो भी हमारे पास n नंबर ऑफ इटरेशन आएगी। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी बीगा ऑफ n। और हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बीगा ऑफ 1 ही रहेगी। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।